हम करण यासीन मिलकर सज्जी वर या पांचरी वर आइडेंटिफाई कोटस तो मुनशाला हो sekarda çocuğumu sağım şumlarla zabırdas. Böyle kal katama gay. अब तो बच्चों तक ही नहीं पढ़ दूँगी असली चासा कुछ मन दश्तों तो मुझे मोड़ दे आप सब पाचू के नस्ते जिंदा अगर आर्मी ऑन ऑर्डर्स योर ये चत में माय कानून से तो मंचून पोस्ट नहीं थी जगह में तक अगर तो ऑफिशियल ड्यूटी पे था बाकी जगहों में पीएसए 20,000 लोगों को नहीं लगा हुआ था बाकी जगहों में 30,000 सिविलियन नहीं मरे बीजेपी इन ब्रोहस है हम चाय भी बन बीजेपी पचुन ज्यादा फेस्टिवल हम चू आरएसएस हुए नागपुर वाले 1532 में जब निकोलो माकियावेली की किताब द प्रिंस मंजर आम पे आई, उसकी मौत के कुछ 5-7 साल बाद, तो उस वक्त वो एक अनफंड एक प्राइमर बन गई पॉलिटिकल हैव्स के लिए, ईट के लिए, क्योंकि वो उनको बताती थी कि हाउ टू होल्ड ऑन टू पावर। और उस दिन से, बल्कि उस दिन की पहले से भी, जो पॉलिटिकल हैव नॉट्स हैं उनकी हमेशा ये कोशिश रही है, हमेशा ये सही रही है कि किस तरीके से हम इन पॉलिटिकल हैव से ये पावर वापस ले लें और इस पावर को अपने पास लेकर के आए। तो अभी हाल ही दिनों में आपने सुना होगा कि एक नई पॉलिटिकल फॉर्मेशन यहाँ पे बनी जिसको पीपल्स अलायंस फॉर चेंज या पीएसी कहा जाता है। तो आज हम इसी तनाजुर में बात करने जा रहे हैं, और जब हम इस बारे में बात करने की सोच रहे थे तो हमारे जहन में ऑब्वियसली एक ही नाम आया, वो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन साहब का, क्योंकि वो एक ऐसे सियासतदान हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ही हैज सीन इट ऑल। यानी कश्मीर, व्हाटएवर कश्मीर इज ऑल अबाउट, कश्मीर की सियासत में जितने भी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं उन सब डायमेंशंस को वो जेल करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। जी सयाद साहब, आपका प्रोग्राम है खैर मुकदम है। तो जैसा कि मैंने कहा तमहीद में कि ये जो पॉलिटिकल हैव्स हैं हमेशा इनकी मोनोपोली रही है ऑन पावर। तो मेरा जो अपना ज़ाती तजिया है वो ये है कि ये जो पीएसी आप लोगों ने बनाया, जिसमें आप है और यहाँ की एक सबसे बड़ी कार्डर बेस्ड पार्टी जिसको हम जमात इस्लामी के नाम से जानते हैं, उनका एक अच्छा खासा फैक्शन आपके साथ है, और और भी कुछ लोग आपके साथ हैं। तो इस बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइए कि ये क्या चेंज है, कौन सी चेंज आप लाना चाहते हैं? देखिए पहला तो मैं आपको बता दूं जेडीएफ है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट फोरम जी। तो इसमें कुछ लोगों का वाबस्ता की रही होगी उस जमात के साथ जिसकी आपने बात, बट बाहर वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा जेडीएफ के साथ मामला है, उनके साथ नहीं। और फिर हकीम साहब जो कि बड़े सीनियर लीडर हैं, ये पहल थी, बातचीत हुई 3-4 महीना, और कहीं ना कहीं इस बात का जो है सबको अंदाजा था कि जो पिछले 30 साल में जिन मरहलों से कश्मीरी गुजरा है, जी, वो जो दर्द, वो जो पेन, वो जो दुख उसने सहा है, शायद बहुत ज्यादती है उनके साथ कि जो रूलर्स यहां हैं जी, वो उस पेन को रिप्रेजेंट नहीं करते, उल्टा जिन्होंने उनको वो दर्द दिया है वो उनके सफों में। जब सफाबंदी हुई 90 के बाद, मार खाने वालों की और मार देने वालों, तो तभी मार देने वालों के साथ, हाँ दिल्ली खुश हो सकती है कि भाई जो उन्होंने मेरे साथ तब वफा की वही हुक्मरान है, लेकिन इसमें कश्मीरी के लिए क्या खुशी हो सकती है? ये एक लम्हा फिक्र है, ये अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर है कि आखिरकार ये कश्मीरी भाई क्यों या कश्मीरी बहन क्यों फिर से उसी को चुन रही है जिसने इसके ऊपर काफी जुल्म किए हुए। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि जो ये लोग हैं जो विक्टिम्स रह चुके हैं, शायद वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। हमारी और जेडीएफ की या पीडीएफ की हो सकता है आपस में कोई डिसएग्रीमेंट्स हो जी, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट्स इतने बड़े नहीं हैं कि हम अलाउ करें कि वो लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं पेन को, कि कोई आज एडवोकेसी भी पेन की करे, तो उससे पेन जो है ट्रिवलाइज हो जाता है, मजाक बन जाता है। जो यहाँ मरगुजार हैं उनका मजाक बनता है, जो जेल गए हैं उनका मजाक बनता है, जिन्हें इंटरोगेशन खाया है उनका मजाक बनता है, जिनको बाप के सामने तब बेटे को मार पड़ी या बेटे के सामने बाप को मारा, थप्पड़ मारा, गाली मारी,
उस सब का मजाक बनता है। तो ये पहली अटेम्प्ट थी और हमने सोचा कि मिजाज मिलने में, सोच मिलने में टाइम लगता है। अभी इलेक्शन में 5 साल है जी। और 4 साल है, तो साल लगभग हो गया है। बेस्ट टाइम है कि कटे बहमो और पामिन बनाओ अकिल हो कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट, एक अलायंस, एक ऐसा स्ट्रांग अलायंस हो, बाहर से काफी पार्टियां हो, अंदर दिल एक हो, ऑब्जेक्टिव एक हो। कोशिश है हमारी, हालांकि हमें मालूम है इसमें बहुत रुकावटें आई। जी। तो जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका जो पीएससी का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव एज फार एज नॉमेनक्लेचर इज कंसर्न, वो चेंज दिखता है। व्हाट चेंज यू आर ट्राइंग टू? चीज ये होगी कि हिंदुस्तान में इतनी स्टेट्स हैं, हर जगह बदलाव आए, नए लोग आए, एक वाहिद जम्मू कश्मीर है कि हम बदलाव नहीं आया। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं। जम्मू कश्मीर दुनिया का हिस्सा है, दुनिया जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं। अगर पूरी दुनिया में बदलाव आ रहा है और एक जम्मू कश्मीर में नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम में है, क्योंकि लोग इतने मुख्तलिफ नहीं हो सकते हैं कि जो बदलाव आने नहीं दे रहा। तो उसमें जो है हम इकट्ठे आकर, और जब बदलाव की बात है, एक तो यह है जिसका कॉन्टेक्स्ट पिछले 30 साल, दूसरा जब हम आगे बात भी करेंगे अबाउट डेवलपमेंट, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हमारा आगे फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, उस सब में भी जो है कहीं ना कहीं चेंज तो आना चाहिए। तो जब हम चेंज की बात करते हैं, इसके लिए जो व्हीकल हो सकती है विच इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, वो है पॉलिटिक्स। एंड जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अबाउट पीपल। एंड जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, इसमें एक और वेरिएबल आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है लैंड। तो लोग और जमीन, तो ये जो दो चीजें हैं, इनको आप कैसे देखते हैं देखिए, मेरी इस चेंज के तनाजुर में? मैं हर तनाजुर में, बहुत अच्छी बात आपने बोली। तो मेरी एक थीरी है लैंड एंड पीपल। इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल लिखने वाला था उस पर, तो थोड़ा लेजी हो जाता हूं तो नहीं, तो अब आपने पूछ लिया। देखिए, जो मेरा वो आर्टिकल था या है, जो मेरी थीरी है, वो वैली के बारे में। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमें टाइम नहीं जाया करना है, झूठ नहीं बोलना है, तो सारा मामला वैली का ही। जी। ये मुजफ्फराबाद का मामला नहीं, ये जम्मू का मामला नहीं, ये पुंछ राजौरी का मामला नहीं, मामला वैली का है। प्रॉब्लम सारी वैली में है। और वैली के दो पहलू हैं, कश्मीर के दो पहलू हैं। कश्मीर द लैंड यानी कि जमीन, जी। कश्मीर द पीपल यानी कि लोग। अब जो जमीन है वो तो हिंदुस्तान के पास है। हम हिंदुस्तान के आईन में इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे पास पासपोर्ट हिंदुस्तान का है, हमारी शहरियत हिंदुस्तान, जी। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी ये जमीन ले सकता है। मैं कॉन्फ्लिक्ट की अब बात कर रहा हूं, जी। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग भी आपस में हुआ, वॉर हुआ। ये एक ही नहीं, मैं अभी लेटेस्ट जो बता रहा हूं, जी। ये वो जंग है जो हिंदुस्तान कभी हार नहीं सकती, लेकिन शायद ये वो जंग है जो कभी हिंदुस्तान जीत भी नहीं सकती। अब मिलिट्री वॉर्स का जीतना नामुमकिन हो गया। अभी आपने इसराइल और ईरान देखा, आप रशिया और यूक्रेन देखें। डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्रीज अब लगता है बहुत मुश्किल है आजकल के जमाने में। तो लैंड तो हिंदुस्तान के पास है, वो तो जीता हुआ है वो, जी। मामला पीपल का है, क्या पीपल हिंदुस्तान के साथ हैं या नहीं। तो आपको क्या, अब अगर मुझे पीएसए में अंदर जाना है तो मैं बोलूंगा नहीं है। तो लेकिन एक टोटली एक एकेडमिक एनालिसिस में कर रहा हूं, जी। पाकिस्तान का कहना है कि भाई लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं है, उनके साथ। हम कहते हैं कि नहीं, लोग नाराज। हम ये नहीं बोलेंगे तो हिंदुस्तान के साथ नहीं, हम बोले लोग नाराज। नाउ अब आप मेरी बात सुनना। आई डोंट थिंक आई एम सो स्टूपिड और एनीबडी शुड बी सो स्टूपिड, और पाकिस्तान इज सो स्टूपिड कि वो यूएन रेजोल्यूशन के भरोसे समझ रहा है कि यहाँ कभी जो है प्लेबसाइट होगा। वो नहीं होगा। 47 में हुआ। उनका जो सारा फोकस कश्मीर पर है, वो सिर्फ एक वेरिएबल पर है कि भाई लोग वहां नाराज। जिस दिन लोग हिंदुस्तान से नाराज ना हो और इंटीग्रेट कर जाएं कंप्लीटली, ये मैं लिख के देता हूं कि पहली फ्लाइट से उनका प्राइम मिनिस्टर आएगा, बोलेगा भाई साहब, वो जो आपका वो आपका, जो हमारा वो हमारा, हमें वाटर सिक्योरिटी से लेना देना है, छोटे भाई की तरह हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन उनका सारा इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट है पीपल ऑफ कश्मीर। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, rather than coming up with excuses, it's not about BJP, it's about Congress.
इट्स अबाउट ऑल द पार्टी जिनने रूल किया है 78 साल से, कि यार ऐसी क्या बात है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेवलपमेंट में आपने खर्चा किया और आप कुछ चंद लाख लोगों को नहीं जीत पाए, आप उनको नहीं जीत पाए। सो मेरा जो है कि राफेल से कोई जंग आप जीतने वाले नहीं। ये S-400 रशिया की आप लाएंगे तो H-600 कहीं और से चाइना से ले आएंगे, इससे कोई जंग नहीं जीती जाएगी। जंग की जीत जो है वो बॉर्डर के पार नहीं, बॉर्डर के अंदर है, आपके अपने मुल्क में है, आपके अपने लोगों के साथ है। आप कश्मीर के लोगों को जीत जाए, जंग आप जीत गए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक तरीके से स्टेलमेटेड है, बिल्कुल एक इम्पास से लगा हुआ है। बट इसके दो पहलू हो सकते हैं, एक तो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वहाँ पे भी स्टेलमेट है जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जंगों से ये जो स्टेलमेट है, ये जो जमूद है, ये खत्म होने का नहीं है। और दूसरा है बिटवीन श्रीनगर एंड न्यू दिल्ली, तो वहाँ पे भी एक जमूद है, एक स्टेलमेट है। मैं वैसे द ओनली फैक्टर विच कैन इंश्योर अ डिसाइसिव विक्ट्री, वो एक चीज जिसने कंप्लीटली बगैर कोई शक शुबा हिंदुस्तान जैन रही थे कश्मीरी लोग। जब तक वो कश्मीर के लोगों को नहीं जीत पाएंगे ये जंग अधूरा होगा और कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीता हुआ। अब आप देखिए, लगता था सब ठीक है 5 साल में, इनको लगता था कि हमने मैनेज किया। और ये भी सच है कि पहलगाम के दूसरे दिन मुझे लगता है कि इंडियननेस जो है वो पीक कर गई। शायद दिल्ली में जो आज के हुक्मरान हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए द इनॉर्मिटी ऑफ द सिचुएशन, द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द सिचुएशन, कि ये पहली बार हुआ है 47 से कि लोग बगैर किसी के कहने गुस्से से बाहर आए। उनका जो रिप्राइजल वहां से था, मैं तो एक्सपेक्ट करता था उनके टॉप लीडर्स आएंगे, वो यहां आकर बोलेंगे कि हमारा कश्मीरी भाई जो है वो मोर्निंग में है, उसको दुख पहुंचा है, सदमा पहुंचा है, उसकी सरजमीन पर एक बहुत बड़ा कत्ल हुआ है और हम उनके साथ जो है उनके पास आए हैं ताजियत के लिए। उल्टा जो हमारे बच्चे बाहर थे उनको थप्पड़ मारने लगे, उनको पकड़ कर पीटने लगे। तो मुझे लगता है उसके बाद टोटल रिवर्सल हो गया। फिर PSA लगाए, लोगों को अरेस्ट करने लगे। ये जो दिल्ली का एक मुंह है कि हमारा सारा पावर कश्मीर के खिलाफ लगता है, ये जितने भी ये सॉर्ट ऑफ अपना जो ये माइट है ये कश्मीरी के खिलाफ कहीं ना कहीं अब इनके कहीं यही इनकी आर, जबकि यही इनकी जीत है कश्मीरी लोगों के पास, वो माने या ना माने। इसमें काफी दोस्त मेरे से बोलेंगे भाई ये सर चढ़ गया है, ये अपना कश्मीरियों को ज्यादा भाव दे रहा है। ऐसी बात नहीं है, कश्मीरी एक वेंटेज पॉइंट पर है, अगर वो नाखुश है तो आप जंग हार गए। तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो आड़े आ रही है? वाई इज New Delhi not able to encash on the kind of sentiment that was there immediately after the Pahalgam massacre? ये आज की बात नहीं है, ये 78 साल की बात है। एरोगेंस, टीच दिस ब्लडी कश्मीरीज अ लेसन, कश्मीरियों को सबक सिखाओ। ये आज का नहीं है, ये पहले से था। बीच में वोट ही नहीं डालने देते थे, खुद ही वोट भी डालते थे। फिर जब वोट डालने दिया, थोड़ी ब्रेक लगी तो फिर 87 किया। सो एरोगेंस है। पूरे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ सिलेक्टेड डेमोक्रेसी बहुत टफ है यहाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा बहुत एलेबरेट करें। जब आपने कहा कि ये सिलेक्टिव डेमोक्रेसी है या सिलेक्टेड डेमोक्रेसी है, तो यार मैं आपको बात बता दूं, यहाँ बहुत मुश्किल है। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। यहाँ बहुत सारा जो है मतलब प्रीस्क्रिप्टेड काफी चीज होती है, और कश्मीरी लोगों का भी समझ नहीं आता है कि वो कैसे अपना डिसीजन बनाते हैं, या क्या वो एक ऐसे माहौल में फंस गए हैं जहां आपको खुद नहीं पता उनको कि वो अपने खिलाफ वोट डाल रहे हैं या अपने हक में वोट डाल रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, वो तो मुझे लगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है ये किस लेवल पे हो रही है? क्या स्टेट इसमें कंप्लिसिट है, या स्टेट इसमें मेन एक्टर है, या फिर जो स्टेट के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं वो ये मैनिपुलेशन कर? देखिए मैं आपको बात बता दूं, पहले मुझे लगता था कि सारा ब्यूरोक्रेसी कर रही है, कोवर्ट इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, वो ना मुनासिब नहीं रहेगा, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना इस टीवी चैनल के लिए। लेकिन मुझे एक चीज बताए,
बीजेपी ने 3 सेंट्रल इलेक्शन जीते लगातार, दर्जनों स्टेट इलेक्शन जीते। क्या आपको लगता है वो इतने सीधे हैं कि उनको ये नहीं पता था कि जो कैंपेन एनसी के खिलाफ कर रहे हैं, बयान पे बयान, बयान पे बयान, बयान पे बयान, इलेक्शन से पहले 3 साल बयान पे बयान, कि इससे इनको फायदा हो रहा है? क्या वो इतने बच्चे थे कि उनको नहीं मालूम था कि पीडीपी के खिलाफ बयान देने से वो उनको सपोर्ट हो रहा है? मुझे एक चीज बता दीजिए, इलेक्शन से पहले तो हर महीने यहाँ ईडी आ गई होती थी। कभी फारूक साहब को बुलाते थे, ब्रेकिंग न्यूज, फिर महबूबा जी को बुलाया, ब्रेकिंग न्यूज। ईडी कहाँ गई? वो केस कहाँ गए? इलेक्शन के बाद गायब हो गए। ये कश्मीरी पापा जो मेरा बाबा है उसको भी भूल गया कि इलेक्शन से पहले। सो वॉज इट टू फ्राइटन देम? कुछ फ्राइटन में अरेस्ट करते, अरेस्ट तो किसी को किया नहीं। और वॉज इट टू इनका स्टेचर एलिवेट करने के लिए? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज इट? स्टेचर एलिवेट करने के लिए 2018 में, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, जेल में मुझे एक आदमी ने बोला अगली सरकार एनसी की, नेशनल इंटरेस्ट 19 में, सॉरी, ये तय था। काश कश्मीरियों को मालूम पड़ता कि क्या हुआ, कौन सा लीडर यहां आया, सबको मतलब कैसे मेरे पीछे एक पड़ा हुआ। एक नया एंटर था, वो फेल हो गया इनका, वो नहीं चल पाया। इनको अंदाजा था उसकी 10-15 सीटें आएंगी। आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो नहीं उनको हुआ, इनके 10-12 सीटें बीच में घूम गई। अदरवाइज जो इनका था, प्लान था, और मिलके था, 100% मिलके था। वरना आप मुझे बताइए, इलेक्शन के बाद कौन सा कोई बयान ही नहीं है। अब न एनसी के खिलाफ, अब बाकी हिंदुस्तान में तो सबके खिलाफ वैसे ही बयान चल रहे हैं, इनके खिलाफ तो नहीं चल रहे। वो खत्म हो गया सारा। अब तो प्यार मोहब्बत है, शालों की बात है। अब तो यही है कि कितने शाल उमर साहब ने कानी के उनको दिए। अब तो उमर साहब को बादल ही नहीं दिखते हैं कहीं जब वो मोदी जी वहां होते हैं। और इलेक्शन से पहले कैसे हम पर गालियां, ये बीजेपी, ये बाकी चीज, ये वो, ये सब मिला हुआ। और जो फिर जो बाकी जो आप इदारे बोल रहे थे, उन इदारों का भी क्लियर कट है कि नेशनल इंटरेस्ट इसमें, कि ये हमारे साथ है। मैं आपको एक बात बता दूं, उसके बाद में एक और थ्योरी पर जाता हूं, 99 और 1% वाली पर, इसी के साथ मिली। जब कोई टेरर अटैक होता है तो हमारे बच्चों को बाद में बाहर मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, घसीटते हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको भगाते हैं। मुझे ये बताइए, जब यहाँ कोई पुलिसमैन या कश्मीरी मुसलमान उसी टेररिस्ट से लड़ते लड़ते शहीद होता है, तब पूरा हिंदुस्तान चुप करके क्यों बैठा होता? तब तो ये बात नहीं करते, तब तो कोई बयान तक नहीं आता है, अपार्ट फ्रॉम जो एक ट्रेडिशनल बयान आता है मिनिस्टर्स का, होम मिनिस्टर का, प्राइम, वो लोग चुप करके बैठे होते। जब कोई गलती होती है तो तब वो वहां जाकर उनको पकड़ते हैं। कि हिपोक्रेसी और कॉवर्डिस का कोई जवाब ही नहीं है। खुद वो यहां लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब जो यहां लड़ रहा है उसको शाबाशी देने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर कोई और आया, उग्रवादी आया, तो जाके हमारे बच्चों को वहां अटैक